हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th फिजिक्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं, जो कि ट्रांसफार्मर है। यह टॉपिक जो है वो आपके क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड एग्जामिनेशन भी कई बार पूछा जाता है। और इस टॉपिक को बहुत से स्टूडेंट्स जो है अपने प्रैक्टिकल के लिए यानी चार्ट पेपर में भी इसको बनाते हैं, जो कि इसका प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ही डाउट रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उन क्वेश्चंस के वीडियोस भी मैं आने वाली वीडियोस में अपलोड कर दूंगा बना करके। फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और ट्रांसफार्मर क्या होता है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके लिए जो व्यंजक होता है वह क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इन पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जल्द ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप देख रहे हैं फिगर, ये ट्रांसफार्मर के अंदर का भाग होता है, जिसमें जो है वो पटलित लौह रोड की ये जो परतें होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं, जो कि आपको इधर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि मैंने ट्रांसफार्मर लगाया है। इसके अंदर का जो भाग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि पटलित लौह रोड होता है। और इसमें क्या होता है, दो कुंडलियाँ होती हैं। जो प्राथमिक कुंडली होती है वो नीचे की तरफ और अधिक फेरों की तार के फेरों की संख्या में होती है, और जो द्वितीय कुंडली होती है वो कुंडली जो होती है वो कम तार के फेरों की संख्या में होती है। तो जो इस प्रकार चित्र में आपको दिखाया गया है, ये जो है वो ट्रांसफार्मर का चित्र है। और इसमें जो दो प्रकार होते हैं, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो इनको मैं आगे वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल हम इन ट्रांसफार्मर की परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं नोट्स आपको इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको नीड होगी इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स की, तो आप बताइएगा। मैं अगले वीडियो में उसको, जिसमें मैं इसके वाइबा से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करूँगा, उसमें मैं PDF भी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो वहाँ से आप PDF पा सकते हैं इस टॉपिक के नोट्स की। हालांकि मैं जो ये सारे टॉपिक्स के पॉइंट्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छे से। आप उन्हीं पॉइंट्स को अपने हिसाब से समझकर अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आप इसके नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे मेरे द्वारा बताए गए स्टेप्स के माध्यम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन हो जाएगी, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक तो ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, अथवा आप लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार ये डिफिनेशन हो जाएगी। फिर आपसे जो आपका जो पहला पॉइंट रहेगा वो प्रिंसिपल रहेगा, कि सिद्धांत रहेगा, कि जो ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जो एक क्वेश्चन है ये आपको 1 नंबर में भी देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो आपके स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। उनमें आपको देखने को मिल सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से आपका पहला जो ऑप्शन होगा वो कुछ ABCD दिया जा सकता है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ से आप डिफिनेशन आपके पेपर में पूछी जा सकती है, जो कि हालांकि पीछे एक एग्जाम से में पूछी भी गई है कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। या फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है इसको भी परिभाषित कीजिए। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है, वो भी 3 नंबर में। तो आपको अन्योन्य प्रेरण की जो डिफिनेशन है वो बताना होगा। तो अन्योन्य प्रेरण की डिफिनेशन क्या होती है मैं बता रहा हूँ, कि जब हम किन्हीं 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि उस कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। पुनः एक बार सुनिएगा कि जब हम निकट स्थित, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब हम निकट स्थित किन्हीं 2 कुंडलियों में से
किसी एक में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि इस कुंडली का परिपथ पूर्ण है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तार हैं यानी जो वायर्स हैं वो लगे हुए हैं, इसका परिपथ पूर्ण है तो उसमें एक प्रेरित धारा भी बहती है, तो उसमें एक प्रेरित वैद्युत धारा भी बहती रहती है। यह घटना जो है वो अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो इसमें अगला आपका जो पॉइंट है वो हो जाएगा रचना। तो रचना में आप लिख सकते हैं कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को वार्निश एक पदार्थ होता है जिसकी पॉलिश करके पृथक्कृत करते हैं। इन जो पत्तियां लगी हुई हैं इनको जो है वार्निश की पॉलिश करके पृथक करते हैं तथा उन्हें एक के ऊपर एक आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर के कई आकार के आते हैं, जिसमें कई ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं और कई जो होते हैं वो आयताकार होते हैं। तो ट्रांसफार्मर जिस अकॉर्डिंग जहाँ पर नीड होती है यानी जितनी विद्युत ऊर्जा वहाँ पर जनरेट करनी होती है या फिर उसको कम करना होता है उतने के उस आकार के ट्रांसफार्मर का रूप दे दिया जाता है ताकि वहाँ पर अच्छे से उनको रखा जा सके और फिट किया जा सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर मैं दिखा रहा हूँ, जो कि एक गोलाकार है और दूसरा जो है वो आयताकार है। तो आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। जब हम आयताकार या गोलाकार जो है पटलित क्रोड बनाते हैं तो इसको इसलिए बनाते हैं कि जिससे कि क्रोड में कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो तथा वैद्युत ऊर्जा का ह्रास भी कम हो। इस क्रोड पर वैद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे के पृथक्कृत, ये जो आप देख रहे हैं तार, ये इस पर वैद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़े तांबे के पृथक्कृत तारों को अलग अलग दो कुंडलियों पर हम लपेटते हैं। एक कुंडली जो है वो प्राथमिक कुंडली कहलाती है और दूसरी जो है वो द्वितीय कुंडली कहलाती है। ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथक होती हैं। इन कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे तार, आप देख सकते हैं, एक में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, एक में तांबे के मोटे तार के कम फेरे हैं, जबकि दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इनमें से एक कुंडली का संपर्क प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाया गया है ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से होता है, जिसका प्राथमिक कुंडली को हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो है वो अटैच कर दिया है, एवं दूसरी कुंडली जिस पर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त की जाती है उसको द्वितीय कुंडली कहते हैं, जो कि आपको ऊपर ये चित्र में दिखाई गई है। अब ये तो इसकी हो गई रचना। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि की कि ये ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है। तो इसकी कार्यविधि की यानी वर्किंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक साइड से चलेंगे। साइड से कहाँ से? हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से चलेंगे। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब हम इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को इस कुंडली से जोड़ेंगे तब इस कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा लौह क्रोड को चुंबकित करती है। ये जो लौह क्रोड आपने लगाया है इसको ये चुंबकित करेगी और धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है। क्योंकि द्वितीय कुंडली भी इसी क्रोड पर लिपटी रहती है, आप देख सकते हैं द्वितीय कुंडली भी इसी क्रोड पर लिपटी हुई है। अतः क्रोड के बार बार चुंबकन व विचुंबकन यानी चुंबकित और अनुचुंबकित होने के कारण इस पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो हो जाएगी आपकी ये कार्यविधि हो जाएगी। अब आपको इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए आपको 2-3 लाइंस लिखनी होंगी, जो कि मैं आपको इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए पहले उन लाइंस को लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब हम ट्रांसफार्मर के लिए एक फार्मूला होता है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग छोटा सा डेरिवेशन है उसको सीख लेंगे। तो उसी जो आपने कार्यविधि लिखी है उसी के नीचे जो है इस डेरिवेशन को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि जो आपकी कुंडली है, मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता चलता हूँ। जो कुंडली है, जो माना
प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हम लोगों ने इसलिए माना है क्योंकि जो यहाँ पर N है वो फेरों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है और जो P है वो प्राथमिक कुंडली को प्रेजेंट कर रहा है, यानी प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है, यानी सेकेंडरी कुंडली में। और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो सेम ही है, जो कि हम लोगों ने फाई ले लिया है। और हम मान लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज, यानी जो इसमें चुंबकीय फ्लक्स है वो बहुत कम मात्रा में इधर उधर जा रहा है, यानी लीक हो रहा है। तो लीकेज जो है वो बहुत ही कम यानी नगण्य है। तब प्रत्येक कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होगा वो फैराडे के नियम के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में प्रेरित जो वैद्युत वाहक बल होगा, जिसको प्रेरित वैद्युत वाहक बल को हम लोग E से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है E इज इक्वल टू में डेल फाई अपॉन में डेल टी, और यहाँ पर ये माइनस रहेगा क्योंकि ये होता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर N कुंडलियों के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग EP यानी प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होगा वो प्राइमरी यानी प्राथमिक के लिए होगा, जो कि माइनस NP और डेल फाई अपॉन में डेल टी, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर इसी प्रकार हम लोगों ने द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल लिखा, जो कि ये नेगेटिव रहेगा, NS EP ES इज इक्वल टू N माइनस का NS डेल फाई अपॉन में डेल टी। अब इन दोनों समीकरण की हम लोगों ने तुलना कर दी। तुलना करने पर हम लोगों ने क्या पाया कि EP जो है वो बराबर हो गया माइनस NP, जो कि यहाँ पर ऊपर जो है सभी का वैल्यूज रख दी, EP की वैल्यू यहाँ पर रख दी, ये रही EP की वैल्यू, और NS की वैल्यू जो है ये रख दी हम लोगों ने। आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और डेल फाई अपॉन में डेल फाई अपॉन में डेल टी ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा कि EP अपॉन में ES इज इक्वल टू में NP अपॉन में NS बचा, जो कि यही फार्मूला है ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर जहाँ E जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा N फेरों की संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने इसके कार्यविधि को देख लिया और उसके फार्मूले को इसी कार्यविधि में हमने आपको बता दिया। तो अब हमारे पास लास्ट पॉइंट बचता है कि इससे ट्रांसफार्मर के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, पहला होता है अपचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये जो अपचाई ट्रांसफार्मर है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि यह ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसके लिए परिणमन अनुपात का मान जो है वो 1 से कम लिया जाता है। तो यहाँ पर आप पुनः एक बार डिफिनेशन सुनिएगा अपचाई ट्रांसफार्मर की। यह ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसके लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से कम लिया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये हाई को जो है वो लो में कन्वर्ट करता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और ये जो इस ट्रांसफार्मर में जो है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के कंपेयर में। यानी जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो जो है अधिक होती है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के। अब इसी बात को हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। जो आप देख सकते हैं NP यानी प्राइमरी, तो आप देख सकते हैं ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसमें ये प्राथमिक कुंडली है। तो इसमें प्राथमिक कुंडली में देख सकते हैं 1 2 3 4 5, जबकि द्वितीय कुंडली में देख सकते हैं 1 2 3 ही फेरे हैं। तो मैंने यही बात आपको बताया कि जो प्राथमिक कुंडली होती है यानी प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या वो अधिक होती है सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या से। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी में अधिक है और सेकेंडरी में कम है। इसी प्रकार आप इसके कंपेयर में आप इसको लिख सकते हैं कि अपचाई अगर आपने याद कर लिया तो उसका अपोजिट ही इसको कर देना है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी उच्चाई ट्रांसफार्मर की? इसकी डिफिनेशन हो जाएगी इस ट्रांसफार्मर में निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है। यानी इस बात को हम लोग इस तरीके से अगर समझें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये लो वोल्टेज होता है, ये लो वोल्टेज होता है
इस लो वोल्टेज को हम लोग कर सकते हैं हाई वोल्टेज। इस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू फिगर एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होती है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है इस उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए। यानी हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो NS यानी सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या होती है वो अधिक होती है प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या के। तो इसकी मैंने डिफिनेशन बताई, आपको इसकी सहायता से इजीली समझाया, और इसमें भी मैंने सेम वही किया। और अभी सब सारे पॉइंट्स को मैंने कार्यविधि भी बता दी, इसका सिद्धांत भी बताया, और ये अन्योन्य प्रेरणा क्या होता है इसको भी मैंने अच्छे से बताया आपको, और रचना इसकी बता दी मैंने आपको, और कार्यविधि भी बताया। इसके प्रकार के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको अब भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। मैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको उस इशू को सॉल्व करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं अगले वीडियोज़ में उसको अपलोड कर दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।